इसीलिए अभी वो असंतोष की चरम सीमा जिसको बोलते हैं वो अभी आ गई और कार्यकर्ताओं में बगावत हुई। हमारे मुंबई के उप महापौर थे डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे, उन्होंने राजीनामा दिया। हमारे पिंपरी चिंचवड़ की महिला आघाड़ी की महासचिव थी महाराष्ट्र की, उन्होंने चंद्रकांता सोनकांबळे, उन्होंने राजीनामा दिया और कई लोगों ने बगावत की है। सत्ता संग्राम, महाराष्ट्र में इलेक्शन का ये जो दौर चल रहा है, इसमें इंडिया के घटक दल हो या फिर एनडीए के घटक दल हो, आपस में खींचातान, आपस में एक तरफ से रस्साकस्सी, आपस में सीट के बंटवारे के लिए प्रत्यारोप आरोप का दौर चल रहा है। आज हमारे साथ भूपेश थुलकर साहब है, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के। इन्होंने इसके पहले काफी बार रिपब्लिकन पार्टी का एकजुटकरण के लिए भी नागपुर से लेके तो पूरे विदर्भ में कोशिश की है। सन 2022 में कोशिश की है नागपुर महानगर पालिका के वक्त, वो कितना सक्सेस हुआ और आज एनडीए के घटक दल में ये कहां पर खड़े हैं। और जो महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ की जो 60 सीटें हैं, जो विधानसभा के पूरे विदर्भ में एक इफेक्ट के साथ खड़ी होती है, उन सीटों पर इनकी क्या भूमिका है, उनसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि हमेशा आप एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं आरपीआई आठवले गुट के तरफ से, जो एनडीए का गुट है उसके ऊपर, पर चाहे वो लोकसभा रहे चाहे विधानसभा रहे, हमेशा लाचारी और एक हताशा मिलती है। तो क्या वजह लगती है आपको कि भाजपा में आप साथ में भी है और एक तरीके से दबाव भी बनाते हैं? इस वक्त का जो निर्णय है वो दबाव का निर्णय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम 2014 से है और शिरडी में जब आठवले साहब हार गए थे और हारने में कांग्रेस के जो आला कमान थे उस वक्त के, उन्होंने आठवले साहब को हराने की पूरी कोशिश की थी। ये बात जब सामने आई तो आठवले साहब ने अपना निर्णय बदल दिया था और शुरुआत में उन्होंने डिडोलस करके सारे रिपब्लिकन पार्टी के सारे गुटों को इकट्ठा करके और अन्य लोगों को भी, अन्य पार्टियों को भी, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके डिडोलस का प्रयोग किया था, जो सफल नहीं हुआ। उसके बाद में फिर तय किया कि चलो इस वक्त शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा दे देते और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ जाते। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हुई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और तब से ये युति चालू है, तब से हमारा चालू है। यहाँ कार्यकर्ताओं में जो असंतोष फैला है, ये केवल विदर्भ की बात नहीं है, तो पूरे महाराष्ट्र में कि 2014 में जो एक लिखित एग्रीमेंट भी हुआ था, उस वक्त के प्रदेशाध्यक्ष थे देवेंद्र जी फडणवीस और मैं उस वक्त प्रदेशाध्यक्ष था पार्टी का, तो हमारे दोनों के सिग्नेचर से एक एग्रीमेंट भी हुआ था, लिखित एग्रीमेंट हुआ था, उसका कहीं ही अमल नहीं हुआ। उसके बाद में जगह जगह हर वक्त चुनाव आते गए, पर पार्टी को कोई, यानी जो गठबंधन का एक धर्म होता है, हाँ, वो तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति और देश भर में जो एनडीए का एक घटक दल के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है, क्या अपने घटक दल के पक्षों के साथ वो पक्षपात करता है या एक दबाव में काम करते हैं, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मेरा आरोप महायुति के घटक दल से तो हमारा कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हमारी युति तो केवल बीजेपी के साथ थी और बीजेपी को ही वो केयर करना था, तो हमारा आरोप तो बीजेपी पे है। तो क्या वो व्यवहारिक गठबंधन था कि, क्योंकि आइडियोलॉजी तो अलग अलग है? नहीं, आरपीआई की एक आइडियोलॉजी अलग है और एनडीए की एक बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। जब हमारी बैठक हुई थी और बैठक में ये जब मुद्दा उठा था तो आठवले साहब ने खुद क्लियर किया था कि अपनी ये जो गठबंधन है वो आइडियोलॉजिकल गठबंधन नहीं है, ये वैचारिक युति नहीं है, तो ये व्यवहारिक युति है और इसमें हमें सत्ता में भागीदारी मिलेंगी। हमारे लोग सत्ता में जाएंगे, महाराष्ट्र में महामंडल मिलेगा, महाराष्ट्र में मंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र में एमएलसीज बनेंगे, महाराष्ट्र में आमदार बनेंगे
और सत्ता में सहभाग होने के बाद में हम जनता की सेवा कर सकते, ज़्यादा इफेक्टिवली हम जनता के सवाल हल कर सकते। ये बात कहते हुए हम लोग एग्री हुए और बाद में जब देखा गया तो महाराष्ट्र में पूरा ब्लैंक रहा। महाराष्ट्र में कई सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, महाराष्ट्र में ना एमएलसी मिली। अभी फिलहाल में ये 2-3 महीने का भी हम लोग देखें तो लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं मिली, विधानसभा में भी एक भी सीट नहीं मिली। एक सीट जो हमारे नाम से बीजेपी वालों ने ऐलान कर दी कलेना की, वो हमारी सीट है नहीं। वो तो अमरजीत सिंह जहाँ से खड़े हैं। अमरजीत सिंह जहाँ है वो तो, पर वो तो स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक कार्यकर्ता भी हैं। बिल्कुल आरएसएस के पर ये कार्यकर्ता। इतने हालत पे जब जाती है, जिसको लाचारी या दयनीय ये जो शब्द हम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, पर रिपब्लिकन आंदोलन एक स्वाभिमान पे खड़ा होता है। रिपब्लिकन आंदोलन ने देश भर में लोकसभा रहे, विधानसभा रहे, एक अपना स्टारडम भी उसने दिया है और देश भर में उसकी शाखाएं थी। तो आप एक सत्ता पक्ष में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मंत्री पद मिलने के बाद आप मंत्री पद तो मिल गया, पर कार्यकर्ता रहे, जिस तरीके से आप उठा रहे सवाल, तो आपकी आइडियोलॉजी और पार्टी कमजोर होती चली गई। पार्टी कमजोर होती चली, ये तो हम मानते। इसमें क्या हुआ कि हम पैंथर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हम तो दलित पैंथर आंदोलन के ही साथी थे, आठवले तो उनके नेता भी थे। तो जिस तरह से पहले 5 साल तो निकल गए थे, लेकिन 2019 के बाद में जिस तरह से बीजेपी का रुख समस्त दलित और रिपब्लिकन पार्टियों के बारे में जो दिख रहा, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पार्टी को तो ख़त्म करने की उनकी साजिश नहीं है। आज हम ये देख रहे हैं कि जब एक भी सीट हमको नहीं मिली, लोकसभा में भी नहीं मिली, और 32-34 महामंडल जो है जिसके अध्यक्ष नियुक्ति जब जो ये हुआ था, समझौता हुआ था, वो तो पूरा व्यवहारिक समझौता था, सत्ता के लिए समझौता था। अब जब सत्ता में ही कोई भागीदारी नहीं है और 34-35 महामंडल जाहिर हुए, उनमें भागीदारी नहीं है। जब शीर्ष जो नेता है रामदास जी आठवले, मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री है, वो क्यों नहीं स्टैंड ले पाते हैं और आप जैसे कार्यकर्ता आगे आते हैं? पर जब एनआरसी का मुद्दा रहे, सीए का मुद्दा रहे या क्लासिफिकेशन का मुद्दा रहे, वो सत्ता पक्ष की भूमिका निभाते हैं, पर आपकी कार्यकर्ताओं की भूमिका अलग होती है। तो कार्यकर्ता भी स्टैंड नहीं ले पाते और शीर्ष नेतृत्व भी स्टैंड नहीं ले पाते, तो वोटर जाए तो जाए कहाँ? बरोबर है। तो इसीलिए अभी वो असंतोष की चरम सीमा जिसको बोलते, वो अभी आ गई और कार्यकर्ताओं में बगावत हुई। हमारे मुंबई के उप महापौर थे डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे, उन्होंने राजीनामा दिया। हमारे पिंपरी चिंचवड़ की महिला आघाड़ी की महासचिव थी महाराष्ट्र की, उन्होंने चंद्रकांता सोनकांबळे, उन्होंने राजीनामा दिया और कई लोगों ने बगावत की। पिंपरी की बात की आप, पूना से आपका भी एक बार निलंबन हुआ है पार्टी से। हाँ बरोबर, कुछ इलेक्शन के वक्त। ये इलेक्शन के वक्त, क्योंकि हमने थोड़ी विपरीत भूमिका ली थी, इसलिए वो पार्टी से विपरीत भूमिका, पार्टी से विपरीत वापस, और आप पार्टी में चले गए। हाँ तो वो तो चले जाते ही है। अच्छा, निलंबन के बाद वापस लिया उन्होंने, ठीक है, हमारी गलती हुई, वापस हम चले गए। तो उस वक्त भी ये सिंबल का मुद्दा था, उस वक्त भी सिंबल का ही मुद्दा था कि भाई पार्टी हम चलाते तो फिर बीजेपी के कमल का सिंबल क्यों इस्तेमाल करें, वही मुद्दा आया था। और उस पे जब भी सीरियस इश्यू होता है तो जो आपके शीर्ष नेतृत्व है रामदास आठवले जी, वो एक जोक की भूमिका निभाते हैं, एक कविता की भूमिका निभाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं, उसी फहरिस्त में नितिन गडकरी साहब आते हैं और बोलते हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, आठवले साहब मंत्री पद मिल जाएगा, और लोग एक ठहाका लगाते हैं, हंसते हैं। तो क्या आपने रिपब्लिकन आंदोलन को एक हंसी का एक तरीके से बना के रखे हैं? जो इंटेलेक्चुअल आंदोलन था, जो फोर्स थी, जिस दलित पैंथर की आप बात कर रहे हैं, पैंथर से गांवों में एक दरारा था, एट्रोसिटी रुक जाती थी, तो आज ये जो आंदोलन देख रहे हैं हम, एक हाशिए पे चले गया, तो क्या खामियां रह गई और किस शर्तों पे समझौता हुआ और कैसी भूमिका रहेगी भविष्य में? ऊपर से राज ठाकरे जी का भी स्टेटमेंट आता है कि अगर से मंत्री बनना है, आठवले साहब जैसा मंत्री बनना है, तो मैं उससे अच्छे पार्टी बंद कर दूं। तो ऐसे जब लोग समकक्ष नेताओं आप पे इस तरीके से तंज कसते हैं, हंसते हैं, तो ऐसा लगता है आप हंसी का पात्र बन गए? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी या पैंथर आंदोलन, ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते महाराष्ट्र में और देश में, क्योंकि ये बाबा साहब के विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। अब ये बात अलग है कि विरोधी लोग जो कहते हैं वो उनका अपना आकलन है,
आठवले साहब के बारे में भी हमारी ये नितिन गडकरी आपके हाँ, साथ में सत्ता पक्ष के हाँ, हैं बिल्कुल। और राज ठाकरे जी अभी बीजेपी के साथ हैं, हाँ, तो विरोधी आप इनको बोल नहीं सकते हैं, आपके सहयोगी है ये। नहीं हमारे मतलब अलग पार्टी के लोग हैं ना हाँ, वो। आपके गठबंधन में है, जिस हाँ, गठबंधन की महायुति की आप हाँ, बात कर रहे हो उस बरोबर गठबंधन का बरोबर हिस्सा है है। वो। तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब इनकी आठवले साहब भी जब मैदान में आते थे, जब, इसलिए तो हमारा कहना है कि आठवले साहब एक लड़ाऊ नेता है, एक आंदोलन से आए हुए नेता है, और किसी भी कठिन स्थिति में भी वो भिड़ने वाले नेता है, मैदान में उतरने वाले नेता है। तो आज हम हमारे भी दिल में है, कार्यकर्ताओं के दिल में है कि आठवले साहब ने अब निर्णय लेना चाहिए। कैसा दबाव बना रहे हैं? दबाव बनाने का सवाल नहीं। आप अपने नेताओं को अगर से बात कर रहे हैं तो आप सत्ता पक्ष में दबाव नहीं बना पाए, तो अपने नेता पे कैसे दबाव नहीं, बनाए? हमारे नेताओं पे दबाव नहीं, हम उनको समझा रहे कि अभी निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अच्छा। अब हम लोगों ने जो भाजपा जैसी जो पार्टी है, अच्छा। जिसको हमने 10 साल देख लिया है, और उन्होंने जिस तरह से उनके हर कदम हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, वो पार्टी को खत्म करने के ही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हमको तो आठवले साहब ने तो निर्णय लेना चाहिए कि चलो छोड़ दो ये सब और सामने आ जाए, तो क्या तो होगा। निर्णय लेके कैसा क्या सोच रहे हैं? वंचित है, बहुजन समाज पार्टी है, नहीं, तो स्वतंत्र रिपब्लिकन पार्टी आठवले साहब की पूरे देश में खड़ी हो सकती है। पर अभी तो नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, क्या विधानसभा में क्या भूमिका ले रहे हैं आप? जब बोल रहे हैं विधानसभा की, भाजपा में हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, पर एक आपका पक्ष तो चाहिए ना जो जनता समझे। विधानसभा की भूमिका अब ये अलग भूमिका है। मेरा जो था वो टोटल परसेप्शन की बात थी कि दलित आंदोलन या तो रिपब्लिकन आंदोलन कर फिर से देश में खड़ा करना है, तो आठवले साहब का नेता ये सब छोड़ छाड़ के मैदान में आना चाहिए, और बाकी सारे लोगों को साथ में लेके एक शक्ति, रिपब्लिकन शक्ति या दलितों की एक बड़ी शक्ति खड़ी कर देनी चाहिए। ये होगी एक बात। अब रही आज के विधानसभा के चुनाव की बात, तो विधानसभा के चुनाव में पार्टियों में बहुत बड़ा असंतोष है। जिस संबंध में हम बात करते थे कि हमको हमारा वैचारिक युति नहीं है, हमारे व्यवहारिक युति है, तो उस व्यवहार पूरा का पूरा ठप हो गया। कोई आठवले साहब को जो मंत्री पद दिया गया वो नॉमिनल जैसा मंत्री पद है, क्योंकि 3 राज्य मंत्री है। हमने ये नहीं सोचा था, हमारा एग्रीमेंट जो हुआ था लिखित, उसमें हमने कैबिनेट मंत्री मांगा था उनको। ये उन्होंने एटलीस्ट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी देना था, लेकिन क्या हुआ कि उसी में 3 मंत्री बना दिए राज्य मंत्री। तो वो सत्ता को उतना कोई मायना नहीं रखता, पर सत्ता से समाज या पार्टी से समाज ये बड़ा होता है। तो समाज की जो धारणा है, या रिपब्लिकन समाज कहो या अम्बेडकरी समाज कहो, इसकी धारणा या इसका विचार हम लोगों ने अभी देखने की जरूरत है, और उसके मन में क्या है, उस तरह से हमारे कदम बढ़ने चाहिए। आप ही के वक्त में शिवसेना 2 गुटों में बट गई, बरोबर। आप ही के वक्त में एनसीपी को 2 गुटों में सत्ता पक्ष ने बांटा। उस वक्त की आपकी भूमिका भी लोगों ने देखा, और जब आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी को कुछ शक्तियां खत्म करने की साजिश कर रही हैं, तो ये पूरा एनडीए को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा कि जो उनके घटक दल है बाकी के, काफी लोगों के स्टेटमेंट अलग आते हैं, और बीजेपी की संस्कृति अलग है। जैसा नीतीश कुमार की एक आइडियोलॉजी अलग है, वो यानी जो जनगणना है उनके पक्ष में है, वो नायडू साहब उसके पक्ष में है, पर बीजेपी की अपनी एक भूमिका है। तो इन सब मुद्दों पर आपकी पार्टी की क्या भूमिका होती है? जब 2 पार्टियां बन रही थी, क्लोन हो रहा था, एनसीपी टूट रही थी, शिवसेना टूट रही थी, तब आप खामोश थे। जब आपके पार्टी को सीट नहीं मिल रही तो आप अभी आगे आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या भूमिका है? अब जनगणना की जो बात है, तो हमारा तो समर्थन है कि जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूरी जाति की पूरी जनगणना हो, और कौन कितने जाति में कितनी संख्या जिसकी है, उस हिसाब से बाद में नियोजन हो, तो उसको तो हमारा समर्थन है। नीतीश कुमार का भी इसमें समर्थन है। रही बात तो हमारे महाराष्ट्र में जो महायुति है, उसमें जो घटक दल है, उनसे हमारा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। हम तो बीजेपी के कोटे में है, हमारी युति वैसी हुई है, तो हमारी तकरार या हमारी शिकायत तो बीजेपी से है। और जिस तरह से बीजेपी का जो दौर चल रहा, कि जानकर हमारे साथ में जब हम 2014 में जब युति में बनी थी, तो तब तो शिवसेना थी नहीं बीजेपी के साथ। शिवसेना तो बाद में आई, चुनाव के बाद में शिवसेना साथ में आई।
तब तो रिपब्लिकन पार्टी आठवले साहब के नेतृत्व वाली वो थी, और रासपा के महादेव जानकर थे, और मेटे थे, और खोत थे, इतने लोग थे शेतकरी संघटना के, तो भी काफ़ी अच्छी बीजेपी को सीटें मिली थी। तो जब सत्ता में भागीदारी करना है तो हम तो ओरिजिनल पार्टनर थे उनके, हमारी ये भी शिकायत है। तो उनको तो भुला दिया उन्होंने जब नए टूटकर सामने उनके पास में आए। तो सवाल यह है कि मेटे जी को आउट कर दिया, मेटे जी की पार्टी खत्म हो गई, खोत जो था वो तो बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी खत्म हो गए, रासपा के जो महादेव जानकर के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी उनके साथ में नहीं। तो डर तो हमारे में ये फैला है कि हमारे साथ भी तो नहीं साजिश हो रही। अच्छा, कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र में कुछ भी स्थान न दो, सिंपल तालुका या तो जिले के नियोजन समिति जैसे छोटी छोटी समितियां में भी हमारा कोई भागीदारी नहीं हो, तो फिर इतनी बड़ी युति हमने की तो उसका कोई मायना ही नहीं रहा। तो लगता है ना कि जिस तरह से अब पार्टी में असंतोष उभर कर आया, इसका मतलब ये बीजेपी की साजिश हो सकती है। तो कहीं हम पे अब निशाना तो नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां तोड़ने का उनको अच्छा अनुभव है। महायुति पर एक आरोप लगा रहे हैं भूपेश थुलकर साहब, और बता रहे हैं कि साजिशन किस तरीके से साजिश हो रही है, और रिपब्लिकन पार्टी आठवले ग्रुप गुट जो है इसको किस तरीके से हद्दपार किया जा रहा है, यानी देश की राजनीति से बोलिए, स्पेशली महाराष्ट्र की राजनीति से, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, शिरडी का एग्जाम्पल है, साथ ही साथ हम अभी मुंबई में जो कालीना विधानसभा है उसका एग्जाम्पल है, इसके ऊपर वो अपनी भूमिका रख रहे थे। आप जुड़े रहिए आवाज से। धन्यवाद सर, आपका वक्त दिए, कीमती वक्त दिए। धन्यवाद। प्रोग्राम और चालू है, आप जुड़े रहिए आवाज। धन्यवाद।